हाँ जी, रीडिंग के लिए सेक्शन 47 दिया था, पढ़ा आपने? पंकज ने पढ़ा है, ओके वेरी गुड। और बोलिए। और बोलिए, और किसने पढ़ा है? साकार ने पढ़ा, वेरी गुड। और किसने पढ़ा सेक्शन 47 घर जाके? सिर्फ दो नहीं पढ़ा है? बस दो ही लोगों ने पढ़ा है? चलिए, इन दो लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। और बाकी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं दो पॉइंट आपके माइंड में एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? वो बुक में आपको कहीं नहीं मिलेंगे लिखे हुए उस तरीके से, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? पर अगर आप उसको समझ लेंगे ना, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, ड्यूल हेड ऑफ इनकम। सर ड्यूल हेड ऑफ इनकम मतलब, देखिए कई बार क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन दो हेड में कवर हो जाता है। एक ट्रांजेक्शन दो हेड में कवर हो जाता है, ठीक है? मैंने इंटरव्यू में बताया हुआ आपको कि एक ट्रांजेक्शन सर दो हेड में कवर हो जाता है कई बार, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आज वादा करो कि सर हम इस कंफ्यूजन को आज खत्म ही करते हैं। कैसे? सुनना ध्यान से सर। ठीक है, इसमें कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं दो तीन ले लूंगा। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। सर मिस्टर एक्स है, ठीक है? मिस्टर एक्स के पास एक जमीन है सर। क्या है सर? जमीन है सर। ये जमीन सर इन्होंने 2006 में परचेज की थी, ठीक है? हाँ, एक सेकेंड। अभी ठीक है ना ऑडियो? एक बार बता दो। ऑडियो आ रहा है ना? ओके, ठीक। तो सर मिस्टर एक्स ने 2006 में 12 लाख रुपए में एक लैंड परचेज की, राइट? 2017-18 में इन्होंने इस लैंड को सर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू स्टॉक। इसमें कन्वर्ट किया सर, स्टॉक में कन्वर्ट किया, राइट? ओके। और 2020-21 में इन्होंने सर स्टॉक, मैंने क्या कर दिया सर? स्टॉक सॉल्व कर दिया, राइट? अब ध्यान से सोच समझ के मुझे बताना, है ना? ध्यान से सोच समझ के मुझे बताना, क्या इस ट्रांजेक्शन में सर दो हेड कवर हो रहे हैं? बताइए, क्या इस ट्रांजेक्शन में दो हेड्स ऑपरेटिंग हो रहे हैं हमारे पांच में से? हम जो पांच हेड पढ़ रहे हैं, क्या उनमें से दो हेड बीच में आ रहे हैं सर? सर आ रहे हैं। कैसे सर? देखिए, क्या यहां तक का ट्रांजेक्शन कैपिटल गेन में आएगा? Yes, sir. और सर क्या यहां से लेके यहां तक का ट्रांजेक्शन बीएनपी में आएगा? हाँ, sir. एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है सर, उनको ईएसओपी का ऑप्शन मिला 100 शेयर का। कब मिला सर? 2013-14 में मिला सर, ठीक? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है? और इन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया और इनको शेयर का अलॉटमेंट हो गया, ठीक है?
और फिर इन्होंने इन शेयर्स को सोल्ड कर दिया, सोल्ड 2020-21 में। क्या इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं? क्या इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं? कैसे आपको ESOP मिला, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मिला, उसमें शेयर अलॉट हो गए और आपने उनको शेयर को बाद में बेच दिया, क्या यहाँ पे भी 2 हेड्स आ रहे हैं सर? यस सर, 2 हेड आ रहे हैं। कौन कौन से सर? यहाँ तक तो आ रहा है सैलरी अलॉटमेंट तक तो, और इसके बाद आ रहा है सर कैपिटल गेन। बोलो यस और नो। यस, तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है ना, एक घर लेने समय। सर कब खरीदा था? सर 2016-17 में खरीदा था। ओके, और ये घर गिफ्ट कर दिया उन्होंने। अब सर गिफ्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गिफ्ट को तो ट्रांसफर नहीं मानते, नहीं मानते ना ट्रांसफर। बोलिए, गिफ्ट को 47 में ट्रांसफर मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते सर। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गिफ्ट किया, और मिस्टर वाई उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, मिस्टर वाई उसके फ्रेंड है। ठीक, मिस्टर वाई उसके फ्रेंड है, और जिस दिन उन्होंने मिस्टर वाई को दिया उस दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10 लाख। ध्यान से सुनना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10 लाख। फिर मिस्टर एक्स वाई ने इस हाउस को सोल्ड कर दिया 2020-21 में 40 लाख। अब बहुत ध्यान से समझना बारीकी से सर। सर ये ट्रांजैक्शन 47 में कवर होता है, इसलिए क्या मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन देना है या नहीं देना? मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन देना है या नहीं देना? नहीं सर, नहीं देना मिस्टर एक्स को, नो कैपिटल गेन। इन्होंने 5 लाख में खरीदा था, ठीक है। ओके सर, अब की बात है कैपिटल गेन नहीं देना, नहीं देना। तो क्या इस ट्रांजेक्शन में 2 हेड कवर हो रहे हैं? बताइए, मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन देना ही नहीं है तो क्या इस ट्रांजेक्शन में 2 हेड कवर हो रहे हैं? बोलते जाइए। अंशु का जवाब आ गया, और बोलिए। नेवी का आ गया। फटाफट रिप्लाई कर दो, यस और नो। क्या 2 हेड कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ओके, अब सुनना ध्यान से। पहला सवाल ये कि ये गिफ्ट टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है? सर ये गिफ्ट टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है? सर टैक्सेबल है, फ्रेंड को मिला ना। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजेक्शन क्या अदर सोर्स में कवर होगा फॉर मिस्टर वाई, नॉट फॉर मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई के लिए क्या ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है अदर सोर्स में? मिस्टर वाई के लिए क्या ये ट्रांजेक्शन कवर है? हाँ सर। और जब इसको बेचा जा रहा है तो मिस्टर वाई के लिए ही क्या इस पे कैपिटल गेन भी है? हाँ सर। तो 2 हेड कवर हो रहे हैं जिन जिन ने आंसर। बट सर ओएस हो रहा है क्योंकि फ्रेंड को गिफ्ट मिला है, और कैपिटल गेन हो रहा है क्योंकि फ्रेंड ने बेचा है। यहाँ पे दोनों टैक्सेशन वाई के हैं, एक्स का कुछ नहीं है, ठीक है। हमने जो ये पढ़ा था कि सर कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेंगे, कॉस्ट ऑफ वो लेंगे, वो होता है टैक्स फ्री गिफ्ट के अंदर, जिसमें कंसिडरेशन नहीं होने की वजह से उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता, वो वहां होता है। हालांकि देने वाले के लिए एक्स के लिए यहाँ भी ट्रांसफर नहीं है, फिर भी इसमें फर्क पड़ेगा कैसे?
अब सुनना ध्यान से। अब सर बात ये है कि हमने ये 3 ट्रांजैक्शन में ये ऐसा पढ़ लिया, और भी है ऐसे, पर हमने 3 ट्रांजैक्शन बेसिकली ऐसे पढ़ लिए सर, जिसमें 2 हेड कवर। पर आप गौर से अगर देखोगे ना तो अमाउंट एक ही है, अमाउंट एक ही है, मतलब सर देखिए, ठीक है, लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करना, ठीक है, लिखने की तरफ चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा। सर मिस्टर एक्स ने 12 लाख में परचेज की थी क्या ये जमीन? हाँ। और मिस्टर एक्स ने सोल्ड कर दी यहाँ पे मान लीजिए 60 लाख रुपए में। तो एक सेल प्राइस, एक परचेज प्राइस, राइट? बोलो हाँ या ना? 12 लाख में परचेज की थी 2006 में, बीच में कन्वर्जन कर दिया, फिर 60 लाख में बेच दिया। एक परचेज, एक सेल, दैट्स इट। हाँ सर। अब हमें इस इनकम को 2 हिस्सों में बांटना है। तो 2 हिस्सों में बांटने के लिए क्या हमें एक वैल्यू चाहिए होगी? क्या 2 हिस्सों में बांटने के लिए सर हमें एक वैल्यू चाहिए होगी? उस वैल्यू के बिना हम टुकड़े कैसे करेंगे सर? यस सर। तो वो वैल्यू क्या होगी समझिए। जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को हम बेस बनाएंगे। अब जब फेयर मार्केट वैल्यू बेस बनेगी 2 हेड्स के लिए, तो इस हेड के लिए ये क्या होगी? क्या ये सेल कंसिडरेशन होगी इस हेड के लिए? क्या इस हेड के लिए ये सेल कंसिडरेशन का काम करेगी? हाँ सर। मतलब ये इस वैल्यू पे सेल मान के अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे, किस्सा खत्म। और इस हेड के लिए क्या ये कॉस्ट ऑफ इक्वेशन का काम करेगी? सेम वैल्यू, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। यहाँ पे जितना हो गया उसके आगे का दूसरे हेड में हो जाएगा। तो बात समझ में आती है? तो इस दिन की मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन के लिए तो सेल कंसिडरेशन, और बिजनेस के लिए स्टॉक की कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट एग्जांपल। दूसरे में आइए सर, ईएसओपी का ऑप्शन मिला हमें 40 रुपए में खरीदने के लिए, ठीक है, 40 रुपए पर शेयर। क्या आप 100 शेयर 40 रुपए के हिसाब से खरीद लो। पर जिस दिन हमने एक्सरसाइज किया ऑप्शन, है ना, पढ़ा था ना सैलरी में एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, उस दिन सर मार्केट वैल्यू थी, ठीक है, जिस दिन हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया सर, ये वीडियो किसी का होना, आई थिंक ऑफ कर देना ये। तो सर उस दिन मार्केट वैल्यू थी मान लीजिए 80 रुपीज, राइट? और हमने इसको फ्यूचर में सोल्ड कर दिया सर 180 रुपीज। तो बताइए क्या इस मार्केट वैल्यू को हम सैलरी हेड के लिए परक्यूजिट निकालने के लिए कंसीडर कर लें? क्या हम सैलरी हेड निकालने के लिए इस 80 रुपए को कंसीडर कर लें? हम ये कहें कि सर 80 वाला सेट 40 में मिला तो 40 का फायदा हो गया एज ए ईओपी, ईएसओपी परक्यूजिट के रूप में। ऐसे ही करते थे क्या? ऐसा नहीं करते थे? मुझे कहने से नहीं, ऐसा नहीं करते, बताइए। और कोई? कैसे करते थे कि सर एक्सरसाइजिंग डेट पे जो भी वैल्यू है उतने में हम उतने का शेयर हमें इतने में मिल गया, तो बैलेंस वैल्यू ऑफ परचेज में डाल। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर, नहीं भी कह रहे हैं सभी यार। और कोई? हाँ सर, ऐसे ही करते थे, विकास यस, पंकज यस। और मीनल, वाई? नो, नो क्यों बेटा? मीनल, यस मीनल। मीनल, मीनल फटाफट रिप्लाई करो ताकि अपन आगे बढ़ सकें। नहीं, नहीं करेंगे? चलो ठीक है, ओके।
अब ये 80 रुपीज क्या हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना दें हम, कि जब हम 180 में बेचेंगे तो सर हम ये कहेंगे कि 80 रुपए हमारी कॉस्ट है, 40 रुपए कॉस्ट नहीं है। ठीक है, 80 रुपए हमारी कॉस्ट है, 40 रुपए कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं 40 रुपए कॉस्ट मानता हूं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, है ना। 40 का तो ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं ना मैं, 40 का तो टैक्स दे चुका हूं सर मैं सैलरी हेड में। 80 का शेयर मुझे 40 में मिला था तो मैंने 40 का टैक्स दे दिया। अब 180 में जब मैं बेच रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 80 रुपए लूंगा, ताकि बैलेंस अमाउंट पे टैक्स लगे, मतलब कि 100 रुपए पे टैक्स लगे विदाउट इंडेक्सेशन अगर बात करें। तो सर ओवरऑल फायदा कितना हुआ? 40 का सामान 180 में बेचा, बोलो ओवरऑल 40 का सामान 180 में बेचा है क्या? जो सामान हमें 40 रुपए में मिला था वो हमने 180 में बेचा है ओवरऑल। यस यस। तो हमें कितना बचा सर? 140। 140 में से सर हम 40 ही इस साइड में ले लिए हैं और 100 रुपए हमने इस साइड में ले लिया, हो गया 140 का सम। बोलिए हो गया? यस सर। अच्छा एक बार पीछे वाले में और कर लेते हैं बात। लिया कितने में था बेटा हमने? 12 लाख। बेचा कितने में बेटा? 60 लाख में। कितना फायदा हुआ था? 12 लाख में लिया था, 60 में बेचा था, ओवरऑल कितना फायदा हुआ? 48 लाख। बोलिए क्या 48 लाख का फायदा हुआ था क्या पहले एग्जाम्पल में? हाँ सर। एफएमबी मैं एक बार के लिए अज्यूम कर रहा हूँ 32 लाख रही होगी, ठीक है, एक अजम्पशन ले रहा हूं मैं। तो बताइए कैपिटल गेन में कितना विदाउट इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन अपन अभी नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। अगर ये 32 लाख रही होगी तो क्या 20 लाख का फायदा मेरा यहाँ आ गया होगा कैपिटल गेन में, और ये 32 लाख रुपए यहाँ कॉस्ट बन गई होगी, तो क्या 28 लाख यहाँ आ गया होगा? तो अल्टीमेटली मैंने 48 को टैक्सेबल कर दिया। देखिए बनाने वाले ने सही सिस्टम बनाया क्या? हाँ सर ओके। अब सुनिए सर आगे तीसरा एग्जांपल। तीसरा कह रहा है सर मिस्टर एक्स ने 5 लाख में खरीदा था, मिस्टर एक्स ने वाई को गिफ्ट कर दिया, तो मिस्टर एक्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो कहता भाई मेरा मेरे दोस्त से प्रेम था, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया, तो मिस्टर एक्स के लिए तो कोई कैपिटल गेन नहीं। क्या मिस्टर वाई को इस पे टैक्स देना पड़ेगा? क्या मिस्टर वाई को इसमें गिफ्ट वाले चैप्टर में टैक्स देना पड़ेगा? हाँ सर। कितने रुपए पे? कितने रुपए पे? तो बता सकता है मिस्टर वाई को गिफ्ट के चैप्टर में कितने रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा? 10 लाख की स्टाम्प वैल्यू है, बोलिए 10 लाख की स्टाम्प वैल्यू है तो कितने अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है जिसकी मार्केट वैल्यू आज 10 लाख रुपए है, तो आपको कितने अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? तुषार कह रहे सर 0। अरे वाह। और कोई? फटाफट रिप्लाई करते जाओ जिस जिसकी इच्छा है। ओके सर। सर 10 लाख पे देना पड़ेगा। और 35 लाख पे साकार कह रहा है 35 लाख। 35 लाख कहाँ से ले आया साकार? ठीक है, दो इंटरेस्टिंग आंसर है, उन दोनों से पूछते हैं। सबसे पहले सर साकार से पूछते हैं। हाँ मिस्टर साकार, बेटा 10 लाख आपने 35 लाख कहा, कैसे? 40 - 5। 40 - 5, 40 क्या है? सोल्ड किया ना फिर। सोल्ड किया है, तो सोल्ड करना गिफ्ट में आता है? नहीं। तो फिर मैंने कहा कि आज आपको कोई एसेट गिफ्ट मिली है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, तो आपको गिफ्ट में कितने रुपए पे टैक्स देना है? आप कह रहे हैं सर 35 लाख। सर 10। 10? अच्छा ठीक। चलो भाई तुषार, तुषार कह रहे हैं सर 0। वाई? वो सर वो गिफ्ट था ना, तो सर वो गिफ्ट पे तो सर टैक्स नहीं लगता ना,
वो जब अपन सेल करते हैं तो सर उसकी लास्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं कॉस्ट, और उधर से ले लेते हैं सर डेट ऑफ परचेज भी, ओके इसीलिए सर। ओके पहले देखो बेटा गिफ्ट मिल किसको रहा है, 3 चैप्टर है, आप तीनों में से एक को कंसीडर करते, राइट। सर पहला चैप्टर है सर कैपिटल गेन, किसके लिए, एक्स के लिए। एक्स वाले पे आपकी बात एप्लीकेबल होती है कि जब हम देते हैं गिफ्ट तो टैक्स नहीं लगता, लेने पे कहीं मना नहीं किया है, ध्यान से सुनना। कैपिटल गेन गिफ्ट लेने पे मना नहीं करता, वो कहता है आपने गिफ्ट दिया है तो आपको टैक्स नहीं देना, तो अपन मिस्टर एक्स से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब वाई को गिफ्ट मिल रहा है तो वाई कैपिटल गेन में आ रहा है या अदर सोर्स में आ रहा है, बताइए। मिस्टर एक्स ने गिफ्ट दिया, वो आया किसमें सर, कैपिटल गेन में। मिस्टर वाई को गिफ्ट मिल रहा है तो वो कैपिटल गेन के प्रोविजन में आ रहा है या अदर सोर्स के प्रोविजन में आ रहा है, वो तो अदर सोर्स के प्रोविजन में आ रहा है। और अदर सोर्स के प्रोविजन में आ रहा है तो सर रिश्तेदार से मिला या नॉन रिश्तेदार से मिला, कह रहे सब दोस्त से मिला, तो इसको तो टैक्स देना है डेफिनेटली, अदर सोर्स में क्यों नहीं देना है इसको, समझ गए। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो मन में आपके डाउट बैठे हुए ना उन सबको क्लियर कर लो, ठीक है। इतना जो मैं ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेनेशन कोई और देता है कहीं पे, मैंने आज तक नहीं देखा किसी टीचर को ये पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, पर इस तरीके से एक्सप्लेनेशन मुझे आज तक कहीं नहीं मिला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कि सर मिस्टर वाई को कैपिटल गेन से फिलहाल मतलब ही नहीं है, वो कहता है भाई मैंने तो कौन सी एसेट बेची है, कैपिटल गेन तो उसके लिए है जिसने एसेट बेची हो, अभी इस डेट तक तो मिस्टर एक्स ने कुछ बेचा ही नहीं है, उसको तो मिला है, तो मिला है तो उसे कहता है 10 लाख की एसेट मिली मुझे तो मुझे 10 लाख का फायदा और मुझे 10 लाख पे टैक्स देना है। इज दैट क्लियर? हाँ पंकज का और जिक्र कर देते हैं सर। पंकज कह रहे हैं 9,50,000, ऐसा कहीं नहीं है बेटा, 50,000 से ऊपर टैक्सेबल टैक्स गिफ्ट मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, 50,000 टैक्स फ्री ऐसा कहीं नहीं है सर। मैंने वो इसलिए गलत कर दिया, वो एक कैश वाली या गिफ्ट वाली दिमाग में मतलब क्लियर नहीं है अभी। कैश या कैश गिफ्ट हो, की एक मूवेबल हो, इमूवेबल हो, किसी में भी अगर 50,000 तक गिफ्ट है तो टैक्स फ्री है, 50,000 से ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल है। हाँ मुझे वो लगा गया सर बीच में, मुझे इसलिए पता है, वो गलत तो कर मुझे दिया पता मैंने। ही है ना तुमने क्या गलती की है। चलो ओके सर, तो अदर सोर्स में सर हमने 10 लाख की इनकम क्रिएट कर दी, ओके तुषार क्लियर है ना, हाँ ठीक है। अब सर जब मैं इसको 40 लाख में बेचूंगा तो मुझे होगा कैपिटल गेन, नो डाउट होगा सर। अब सवाल यह है कि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, मतलब मिस्टर वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो। अब यहां आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। सर हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था कि जब कोई चीज हमें गिफ्ट में मिलती है तो हम पुराने मालिक की कॉस्ट लेते हैं, राइट, यस सर। पर आप यहाँ पुराने मालिक की कॉस्ट नहीं लेंगे, वो तब होता है जब वो गिफ्ट हमारे लिए टैक्सेबल ना हो, वो तब होता है जब वो गिफ्ट हमारे लिए टैक्सेबल ना हो, क्योंकि हमने जब टैक्स दिया ही नहीं तो पिछली कैलकुलेशन तो पीछे से होगी, है ना, टैक्स की कैलकुलेशन तो पीछे से होगी। पर जब मैंने आज टैक्स दे दिया तो अब तो नई कैलकुलेशन आगे से स्टार्ट होगी ना, पीछे से क्यों होगी। तो अगर आपको टैक्स फ्री गिफ्ट मिला है तो आप पुराने मालिक की कॉस्ट लेंगे, और अगर आपको टैक्सेबल गिफ्ट मिला है तो आज जितने अमाउंट पे आप टैक्स दे चुके हैं वही आपकी क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। सर थोड़ा सा एग्जांपल से और बता दीजिए, और बता दूं एग्जांपल से, सुनना ध्यान से, एक बार ध्यान से सुन लेना भैया। सर मिस्टर वाई को ओवरऑल फायदा कितना हुआ ये बताओ, हेड छोड़ो एक बार, एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह मिस्टर वाई को अपनी जिंदगी में इस असेट से कितना फायदा हुआ। मिस्टर वाई को पूरी जिंदगी में इस असेट से सर कितना फायदा हुआ। अरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें मत किया करो, कई लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले जाते हैं, जैसे 40 लाख माइनस टैक्स पेड, अरे वो नहीं, ओवरऑल बात करो, टैक्स की तो बात अभी करो ही मत ना, आम आदमी की तरह, आम आदमी को टैक्स थोड़ी पता है, ठीक है। कुछ कह रहे हैं 50 लाख, अरे इलॉजिकल है बेटा 50 लाख, तुम्हें कोई चीज मिली सर फ्री में, है ना, तुम्हें कोई चीज मिली फ्री में और तुमने उसको 40 लाख में बेच दी,
अब बताओ तुम्हें 50 लाख का फायदा कैसे हो? कि तुम्हें कोई चीज मिली फ्री में और तुमने उसको 40 लाख में बेच डाली, तुम्हें 50 लाख का फायदा कैसे हो? जिन जिन ने 50 आंसर दिया था बात समझ में आ गया? हाँ सर, ओके। अब सब आपको 40 लाख का फायदा हुआ, तो 10 लाख का टैक्स आप दे चुके हैं बेटा अदर सोर्स, राइट? तो क्या आप कैपिटल गेन में 30 लाख पे टैक्स देना चाहेंगे? एक बार इंडेक्सेशन में साइड में रख रहा हूं ना समझने के लिए, बोलिए, क्या आप कैपिटल गेन में सिर्फ 30 लाख पे टैक्स देना चाहेंगे? हाँ सर, वरना तो डबल हो जाएगा ना टैक्स। यस सर, तो मैंने 10 लाख पे टैक्स दे दिया सर अदर सोर्स में, 30 लाख पे टैक्स दे दिया सर कैपिटल गेन में, टोटल मैंने 40 लाख पे टैक्स दे दिया। बोल, बात खत्म। हाँ सर, अगर आप कहते हो कि सर मैं इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेता, तो देखो क्या होता। अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेता तो क्या मुझे कैपिटल गेन 35 लाख रुपए पे देना पड़ता? बोलिए, अगर मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर पिछले ओनर की लेता तो क्या मुझे 35 लाख पे कैपिटल गेन देना पड़ता? यस सर, और 10 लाख पे मैं अदर सोर्स ऑलरेडी दे चुका हूँ। यस सर, तो इसका मतलब सर मैंने 45 लाख पे टैक्स दे दिया टोटल, जबकि मुझे फायदा तो 40 लाख का ही हुआ है। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जितना फायदा हुआ उससे भी ज्यादा अमाउंट पे टैक्स दे दिया? नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता। तो बेसिकली गवर्नमेंट हमें बोलती है कि हमें आपसे ओवरऑल टैक्स लेना है। अब क्योंकि वो टैक्स दो हेड में कवर हो रहा है, इसलिए हम उसका सेपरेशन कर रहे हैं एक वैल्यू से, और वो वैल्यू होती है सर मार्केट वैल्यू। ये रही 10 लाख रुपए। तो हमने यहाँ गिफ्ट का तो कर दिया 10 लाख का, और उसको बना दी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन के लिए, ताकि वो बन जाए क्या सर, वो आगे आपके लिए कैपिटल गेन निकालने में मदद करे। आई बात समझ में? यस, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, टैक्स फ्री गिफ्ट हुआ तो सर यहाँ पे टैक्सेशन नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होता ना। अगर मान लो ये बेटे को गिफ्ट होता तो क्या 10 लाख पे अदर सोर्स लगता? ये बताओ, अगर यही गिफ्ट बेटे को दिया होता तो क्या यहाँ पे अदर सोर्स लगता या नहीं लगता? ये बताओ। नहीं सर, बेटे को दिया होता तो अदर सोर्स नहीं लगता, और जब अदर सोर्स नहीं लगता बेटे को दिया होता तो पिछले ओनर वाली कंसेप्ट लगा सकते थे, राइट? बोलिए, पिछले ओनर का कंसेप्ट लगा सकते थे ना? हाँ सर, लगा सकते। आई बात समझ में? ओके, तो अब एक बार ओवरऑल समझना ध्यान से, ठीक है? अब ओवरऑल समझ के मुझे बताओ कि क्या आपके माइंड में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर दो हेड कहीं पे भी कवर होंगे तो हम उसे एक सेंट्रल वैल्यू से एक सेंट्रल वैल्यू से हम उसे अलग करेंगे, जो ये है। यहाँ पे एफ भी ले रहे हैं, यहाँ पे भी एफ भी जो एक्सरसाइजिंग ऑप्शन है, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, या मार्केट वैल्यू ले रहे हैं। बोलिए, क्या इससे हम, और इस कंसेप्ट को अगर आपने बड़े ध्यान से तसल्ली से समझ लिया तो आगे बहुत सारे केसेस आपके हैं जो इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि फिर आपको पूछना ना कि सर कन्वर्जन में कोई, हाँ जी सर, जैसे बड़ा क्वेश्चन आता है मैं जीटीआई का, और इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर ये पूरा शो करना पड़ता है ना कैलकुलेशन नहीं नहीं, शो करने की जरूरत क्या है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। जैसे मान लो कि ये कन्वर्जन का ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है? अब कन्वर्जन का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, आपने लिखा सेल कंसीडरेशन सर 60 लाख, राइट? ओके, सर, कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं, जैसे बीच में पॉइंट आता है ना वैसे आए तो फिर कैसे? बोलो, आप बोलो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है सर, बीएनपी में जैसे एडिशनल जीटीआई नहीं, निकालनी है उसमें एक, नहीं सर, बीएनपी में एडिशनल, जैसे सारे नहीं क्वेश्चन का कैपिटल गेन मिक्सअप में है, नहीं आता है सारे हेड्स कैपिटल। का। अच्छा, सारे हेड का क्वेश्चन आ गया, ओके, फिर उसमें हाँ, तो सर उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब फिर उसको नहीं भी ऐसे कैसा ही आएगा ट्रीट करके करना पड़ेगा ना सर। समझा यही नहीं वाला बेटा मैं। क्वेश्चन, डुअल हेड ऑफ इनकम वाला, सारे हेड्स की इनकम कैलकुलेट करनी है, और ठीक है। उसी में ऐसा कोई पॉइंट आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या सर? देखो आप इसको समझो, देखो आप, मैं समझ गया आपकी बात। आप बोल रहे हैं कि सर एक चैप्टर है, एक क्वेश्चन आया सर, कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, राइट? उसमें सर ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है? आप उसको ये मत समझो कि ये क्वेश्चन सर कैपिटल गेन में आता है
बीएनपी में आता है, जीटीआई निकालने के लिए आता है, या टोटल इनकम, अरे भाई कहीं भी आओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमें ट्रीटमेंट आता है। अब मान लो यही क्वेश्चन आ गया सर, एजेटिव क्वेश्चन आ गया, तो इसमें 2 साल का टैक्सेशन, एक टैक्सेशन है सर 2017-18 का, एक टैक्सेशन है सर 2020-21 का, राइट? ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये बोलना चाह रहे हैं ना कि मान लीजिए ये क्वेश्चन एक Yes, बड़ा sir. क्वेश्चन है, उसमें ये भी लिखा है कि सर सैलरी मिली है ना, उसमें बोनस मिला है, और साथ में उसमें ये ट्रांजेक्शन भी लिखा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? Yes, sir. यस सर। तो आपने सैलरी हेड कैलकुलेट किया? यस सर। आपने एचपी हेड कैलकुलेट किया? यस सर। अब आप बीएनपी हेड कैलकुलेट कर, इस पॉइंट के अंदर बीएनपी इनकम सर कहाँ आती है? सर यहाँ आती है। 60 लाख में खरीद बेचा, और जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी सर? 32 लाख। तो आप यहाँ लिखेंगे सर 60 लाख माइनस 32 लाख, 28 लाख की बीएनपी। समझ गए? Yes, sir. अब आप आएंगे सर कैपिटल गेन निकालने के लिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी फिलहाल, आप सब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कैपिटल गेन जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 32 लाख का सेल कंसिडरेशन और 12 लाख की कॉस्ट। लो जी सर 20 लाख का प्रॉफिट। एक बार मैं इंडेक्सेशन वगैरह को बेटा साइड में रखता हूँ, ठीक है? ये लो जी। अब आप कहोगे सर इसकी जीटीआई ये है, अब बताओ कहाँ दिक्कत है? सर लेकिन ये कैपिटल गेन तो है ना 2017-18 में हो गया, तो उसी टाइम कैलकुलेट हो जाएगा ना ये तो, ये हम 20-21 में थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। 20-21 में ही कैलकुलेट करेंगे। कल मैंने आपको 4 एक्सेप्शन लिखाए थे, 3 एक्सेप्शन Yes. लिखाए, कन्वर्जन, Yes, sir. कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन और डैमेज ऑफ असेट, कि जब पैसा मिलता है तब टैक्स लगता है। तो इसमें टैक्स कब लगेगा सर? 2020-21 में लगेगा। लगा रहे हैं कैलकुलेशन 17-18 तक होगी, नो डाउट कैलकुलेशन 17-18 तक ही होगी, पर टैक्स कब लगेगा सर? टैक्स तो 20-21 में लगेगा, तो इसलिए मैंने 20-21 में इंक्लूड किया है। चलो मान लेते हैं कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन होता जो हमारे एक्सेप्शंस में कवर नहीं होता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये लो उसका सॉल्यूशन क्या है सर? ये वाली पीछे वाली इनकम हटा दो, पीछे वाली ये हो चुकी है, आपका कहने का मतलब सर पीछे वाली कभी टैक्सेबल हो चुकी होगी पहले, तो ठीक है, इस साल हम करंट ईयर की टैक्सेबल कर दो, क्या दिक्कत है? Yes, sir. मैं यही पूछना चाह रही थी तो बस। आप ये देखो इस साल कौन सी इनकम टैक्सेबल है उसको प्रेजेंट करना है, ये प्रोविजन हमारे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? आप नीचे नोट लगा देंगे सर कि 32 लाख कॉस्ट कैसे आई, तो आप कहोगे सर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर सर। हो गया काम? और बोलिए भाई, और किसी के कोई डाउट? जब मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना डिटेल में समझ लें। सर ये जो गिफ्ट वाला पॉइंट है लास्ट थर्ड वाला, इसमें आपने एक्स और वाई लिया, डिफरेंट पर्सन थे दोनों, तो आपने अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन दोनों कैलकुलेट की, ठीक है सर? अब दूसरा एग्जांपल आपने दिया, एक्स ने अपने बेटे को दिया, तो कैपिटल गेन 35 लाख का लगा दिया इंडेक्सेशन को छोड़ के, ये भी ठीक है सर। ये जो रिलेशन है ये मतलब वाइफ को दिया, सन को दिया, ये चलता है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है कि फादर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को दिया मैरिज के बाद, क्या वो भी इसी में आएगा या इसमें अदर सोर्सेज ऑफ कैपिटल गेन लगेगा? मैं वो रिलेशन डिफाइन चाहता हूँ कि रिलेशन कहाँ तक मैं उसको अदर सोर्सेज में रखूं और कहाँ तक ना रखूं। सेक्शन 56 to 10 पढ़ा सर हमने। सेक्शन 56 to 10 में हमने कहा कि अगर हमें गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव मिलता है तो टैक्स भी है, ठीक है? और यहाँ पे ये रिलेटिव की एक डेफिनेशन दे रखी है, हम अपने मन से किसी को रिलेटिव नहीं मान सकते, वहां पे एक डेफिनेशन दे रखी है रिलेटिव, जो अपने इंटर में पढ़ी हुई हो कि भैया एसएससी, उसका स्पाउस के भाई बहन, एसएससी के भाई बहन, स्पाउस के माता पिता, एसएससी के माता पिता, ठीक है? माता पिता के भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, वो एक डेफिनेशन। तो आप उस डेफिनेशन में जा रहे हैं तो वो आप डेफिनेशन वहां से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर सिस्टर इन लॉ और फादर इन लॉ रिलेशन में है या नहीं। ठीक है सर। और बोलिए। सर जब फादर से गिफ्ट मिलेगा सर तब तो कुछ भी नहीं करेंगे ना, जब तक सोल्ड नहीं करेंगे? हाँ तब तक कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल सर। डायरेक्ट वो जब सोल्ड करेंगे सर 2021 में तो 40 लाख और सब पहले का कॉस्ट लेके और वो डेट भी पहले का लेके कर देंगे जब रिलेटिव से मिला है। बिल्कुल। ओके सर। सर ये गिफ्ट वाले केस में ना
ये मिस्टर वाई के लिए तो सर 16-17 में ही टैक्सेबल होगा ना? यस बिल्कुल, जब गिफ्ट मिलता है तभी टैक्सेबल होता है। ओके सर। और बोलिए। विकास, सिद्धि, शुभम, समृद्धि, साकार, प्रेरणा, प्राची, अंशु, बता दो भाई। सर ऐसा क्वेश्चन कोई बुक में तो नहीं किया सर इस टाइप का? ये है मेरे ख्याल से तो नहीं है सर। सब आ जाएंगे अभी। देखो इंटर अलग चीज है, फाइनल अलग चीज है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको इस तरीके से चीज समझाई है कि अब वो आपको, चाहे आप किसी भी लेवल तक का क्वेश्चन कर लो, आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटर में आपने किया नहीं किया क्योंकि उसमें आपने मॉड्यूल किया था, आपने स्कैनर किया था, या आपने रेफरेंस बुक की थी, वो आपको पता है, पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, और बोलिए, एनीवन हैव एनी डाउट? क्योंकि आधी बोला ना, आधे कंसेप्ट इसी के अंदर छुपे हुए रहते हैं। चलो सर, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आगे चलो। और सिर्फ अब मैं फिर कहूँ, आप ये रट्टा मत मान लेना कि सर आपने 3 केस बताए थे तो 3 केस में ऐसा होता है। ऐसे और भी केस हो सकते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे 3 लिए हैं, ठीक है। वरना क्या होता है, वो रट लेते हैं कि सर आपने तो 3 ही बताए थे, ये चौथा केस कहाँ से आ गया। चौथे केस में फिर वही बेसिक गलतियां करने लग जाते हैं, तो बेसिक गलतियां मत करना। कंसेप्ट हमारा सिर्फ इतना सा है कि सर जब 2 हेड एक ट्रांजेक्शन में कवर होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम एक मार्केट वैल्यू का सहारा लेते हैं, जो एक हेड के लिए सेल प्राइस का काम करती है और दूसरे हेड के लिए सर जो परचेज प्राइस का काम करती है। ओके, ये था हमारा ए पार्ट। मैंने कहा ना 2 पार्ट समझाने मुझे, तो ये ए पार्ट था उसका। अब बी पार्ट समझ लीजिए। देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, बी पार्ट कह रहा है कि सर वही मिस्टर एक्स है ना, और उनके पास एक घर है सर। घर कब का है सर? कोई 2012 का है, 10 लाख में लिया। इन्होंने सर मिस्टर वाई को दिया। वाई कौन है सर? इनके बेटे हैं। और इन्होंने जो वाई को दिया, वो देने का मोड क्या था सर? विल में दिया, वसीयत में लिख के दिया, ठीक है। क्या ये विल में देना सेक्शन 47 में कवर होता है? हाँ जी, विल में देना सर 47 में कवर होता है। इसलिए मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन देना है? नहीं सर, मिस्टर एक्स को कैपिटल गेन नहीं देना है। मिस्टर वाई को गिफ्ट मिला, क्या मिस्टर वाई के लिए अदर सोर्स में गिफ्ट टैक्सेबल है? नहीं सर। तो आप लॉजिकली सोच लो कि टैक्सेशन हो ही नहीं सकता, है ना। अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में तुषार ने पूछा था कि सर इस केस में जो बेटे को गिफ्ट देना है वो तो फाइनल बेचने पे ही देना है ना, लॉजिकली है। आप सोचो, यहाँ पे कैपिटल गेन देना नहीं है और यहाँ पे गिफ्ट टैक्सेबल है नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर तो देने का सवाल ही नहीं उठता। अब मिस्टर वाई ने सब इसको बेचा, सोल्ड किया, कितना 2020-21 में किया सर, वो 60 लाख रुपए में। तो मिस्टर वाई को टैक्स देना है सर। अब मिस्टर वाई को टैक्स देना है, ठीक है। और कौन से हेड में देना सर? कैपिटल गेन में देना है। पर क्योंकि यहाँ टैक्सेशन हुआ ही नहीं था, तो इसका टैक्सेशन सर पुराने से होगा, ठीक है। और यहाँ का होल्डिंग पीरियड और यहाँ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। बोलिए, आई बात समझ में? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ तक का टैक्स पे हुआ था, लास्ट टाइम यहाँ तक का टैक्स पे हो गया था, इसलिए सर ये लिया जा रहा है। तो मैं अगर इनको पॉइंट डाल दूं सर, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में सर हम ए टू सी का टैक्सेशन करेंगे, ए टू सी का टैक्सेशन करेंगे, बी को कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि बी सेक्शन 47 की वजह से
कैपिटल गेन से बाहर हो रहा है। बोलो जी, आई बात समझ में? ये बी है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि पहले बाहर हो गया था इसलिए कैपिटल गेन वाले इसको जानते नहीं है और वो इसको पहचानते नहीं। ओके सर, अब दूसरा एग्जांपल सुन लेते हैं। ये था हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और सुन लीजिए। क्या कह रहा है सर दूसरा एग्जांपल? सर दूसरे एग्जांपल में कह रहा है कि मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर है। किसके हैं सर? हच लिमिटेड के। 2006 में खरीदे थे 40 रुपए के साथ। ध्यान से सुनना सर, मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर हैं हच लिमिटेड के, 2006 में खरीदे थे 40 रुपए के साथ। क्या हच का अमलगमेशन हो गया सर? ठीक है, किसके साथ सर? वोडाफोन के साथ। कब हुआ सर? 2008 में हो गया। ठीक है, अब जब 8 में हो गया तो हच के शेयर तो चले गए और उसके बदले में क्या आ गए सर? वोडाफोन के 100 शेयर आ गए। राइट, क्या ये ट्रांजैक्शन सेक्शन 47 में कवर है? बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं? मिस्टर एक्स को इस पे टैक्स देना है या नहीं? बताइए। बताइए, क्या ये रेड वाला जो मैंने निशान लगाया है, क्या ये ट्रांजैक्शन कवर है, टैक्सेबल है? नहीं सर, ये टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर सेक्शन 47 कहता है, सर सेक्शन 47 कहता है कि अमल कमीशन को तो ट्रांसफर ही नहीं मानना है, और 47 में कवर होने की वजह से यहाँ पे कोई कैपिटल गेन नहीं लग रहा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके ओके, अब जब बी से सी, मतलब ये जब वोडाफोन के शेयर बिकेंगे, जब ये वोडाफोन के शेयर बिकेंगे तो क्या ये ट्रांसफर है? यस सर, ये तो ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है तो इस पर कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, पर क्योंकि बी पॉइंट को ट्रांसफर नहीं माना गया, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे सर? ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे वोडाफोन वाले शेयर? क्या ये 40 रुपए लेंगे सर? यहां से यहां तक? यस सर, तो 40 रुपए ले लेंगे। होल्डिंग पीरियड भी सर ये ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ये ले लेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि सर यहाँ टैक्सेशन हुआ नहीं, पहला टैक्सेशन यहाँ हुआ था, इससे पहले हुआ था कभी, तो हमें तो पूरा टैक्सेशन करना है, पूरा ले लो। अब बोलो, पहले ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, अब होता क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या होती है, हम इस ट्रांजैक्शन को और हम उस ट्रांजैक्शन को जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, उन दोनों को अपन मिक्स करो। सही बोल रहा हूँ क्या? कि हम इस ट्रांजैक्शन को जो हमने अभी पढ़ा और हम उस ट्रांजैक्शन को जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, दो हेड वाला, हम उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हम उसमें भी पुराने मालिक की कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट, वो सब ले लेते हैं। ठीक है, जबकि उसका लॉजिक कुछ और है, इसका लॉजिक कुछ और है। तो अगर आप इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो आधा कैपिटल गेन सॉल्व हो जाता है। ओके, चलूं आगे। अच्छा, किस किस को ये लग रहा है अच्छा सर ऐसा होता है, हमने तो आज तक पता ही नहीं था, ऐसा भी है क्या कोई? हाँ सर। हाँ सर।
चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब मैं आज आपको ये बता देता हूं कि सर क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि सर दो तरीके के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, सिंपल सी बात है, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाले। तो आप कभी भी दोनों को साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल असेट है और मल्टीपल असेट में सर हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म है, क्या हम साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, आप शॉर्ट टर्म के अलग कर लीजिए, आप लॉन्ग टर्म के अलग कर लीजिए, क्योंकि साथ करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन फिर इतना क्लीन होना चाहिए कि आप समझा पाओ कि भैया कौन सा शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन है, कौन सा लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो सर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को अगर बेच रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं बोल रहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेच रहे हैं या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेच रहे हैं, तो कैसा फॉर्मेट बनेगा? सर सबसे पहले हम लिखेंगे सेल कंसिडरेशन, राइट। इसमें से जब हम कम करते हैं क्या, ट्रांसफर के खर्चे। जैसे कि ट्रांसफर के खर्चे में क्या क्या आता है सर? ब्रोकरेज, है ना, कोई कमीशन, एजेंट को कुछ दिया है, दलाली वलाली, वो सब चीजें सर यहाँ आ जाती है। तो ये हो जाता है नेट सेल कंसिडरेशन कि भाई मुझे, मैंने सामान 1 करोड़ में बेचा, मुझे एजेंट को 2 लाख रुपए देने पड़े, तो मेरे पास तो 98 आए ना, तो मैं तो अपनी कैलकुलेशन 98 से लेके चलूं। आगे लिखा सर शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, और इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है तो सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखो, वो लेस करो, और सीधा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करो। लो जी, ये आपके लिए या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। तो इतनी बात होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। एग्जम्पशन कोई मिलनी है तो दे देंगे और नहीं मिलनी तो नहीं, बात कोई बात नहीं। ये लो जी, टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ गया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? नहीं। लॉन्ग टर्म जब हम कैलकुलेट करेंगे तो भी सर हम इसमें से भी ट्रांसफर के खर्चे तो कम करेंगे। हाँ सर, तो इसमें भी नेट पैसा तो इतना ही हमारे हाथ में आएगा, तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि सर लॉन्ग टर्म असेट है, बहुत टाइम से हमने होल्ड की हुई, तो उसकी जो कॉस्ट थी, हमारा जो पैसा था, वो उसके ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट लग गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई हो, तो उस इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम नॉर्मल कॉस्ट ना लेके क्या ले लेते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं। ठीक है, हर्षित कह रहे हैं सर टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, एसटीसीजी या एसटीसीएल? क्या होता है बताओ, एसटीसीजी टैक्सेबल होता है या एसटीसीएल टैक्सेबल होता है बेटा? अरे एसटीसीजी मतलब कैपिटल गेन, एसटीसीएल मतलब कैपिटल लॉस। तो टैक्स किस पे दोगे, गेन पे दोगे या लॉस पे दोगे बेटा? तो इसका मतलब मैं यही पूछ रहा था कि टैक्सेबल अमाउंट में यही आएगा ना। टैक्सेबल अमाउंट में बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये वाला अमाउंट आपका गेन हुआ है, अभी टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल की बात मत करो, अभी सिर्फ ये वाला अमाउंट आपका गेन है। अब अगर इसमें कुछ एग्जम्पशन मिलनी है आप, तो पहले आप एग्जम्पशन लेस करो, ठीक है, तो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट आएगा। अब मान लो एग्जम्पशन है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक सी बात है यही गेन हो यही टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप कहते हो कि सर यहाँ पे लॉस हुआ था, तो लॉस तो टैक्सेबल होता नहीं है, लॉस तो सेट ऑफ में चला जाएगा, समझिए, टैक्स तो गेन पे लगेगा बेटा। एग्जम्पशन है तो ये, एग्जम्पशन नहीं है तो ये, ऐसा ऐसा समझिए। चलिए लो जी, सेम चीज हो जाती है सर हमारी लॉन्ग टर्म में, वही सेल कंसिडरेशन लिया सर, ट्रांसफर के खर्चे कम किए, इंडेक्स कॉस्ट कम कर देंगे, नॉर्मल कॉस्ट की जगह इंडेक्स कॉस्ट कम कर देंगे। ओके, चलिए अब
कल हम इसके केसेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंडेक्सेशन क्या होता है, कैसे होता है, वैसे बताया हुआ आपको, फिर भी मैं कल एक बार दोबारा बता दूंगा। एक चीज आप समझिए, हाउ टू रीड क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं, सर हम तो ढंग से ही पढ़ते हैं, नहीं, ढंग से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सर हमें इंग्लिश अच्छी पढ़नी आती है हम अच्छा पढ़ लेते हैं। ढंग से पढ़ने का मतलब है कि जो जो लाइन आप पढ़ते जा रहे हैं उसमें से काम की बातें आप पकड़ते जा रहे हैं। वो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना, 30 to 40% क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म हो जाता है, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया। मतलब से देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन, जब आप कैपिटल गेन का क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है कि जो एसेट ट्रांसफर हो रही है क्वेश्चन में, क्या वो कैपिटल एसेट। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है, जो एसेट ट्रांसफर हो रही है क्या वो कैपिटल एसेट है क्या। मान लो लिखा है पर्सनल कार, अब आप देख सोचोगे ऐसे पर्सनल कार तो सिर्फ कैपिटल एसेट होती ही नहीं, तो किस्सा ही खत्म, आगे की कुछ बात ही नहीं करनी। आई बात समझ में? तो तसल्ली से किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ो ना, तो उनमें ये बातें डिटरमाइन करो। पहला, जो एसेट ट्रांसफर हो रही है क्या वो कैपिटल एसेट है। जो मोड ऑफ ट्रांसफर दे रखा है क्या वो ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लो गिफ्ट लिखा है, आप कहते हैं ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। चलो, आपने लिखा है डैमेज ऑफ असेट, आप कहते हैं ट्रांसफर है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है ट्रांसफर है क्या। ठीक है, ये दोनों चीजें करने के बाद आपको पता करना है नेचर ऑफ असेट। नेचर ऑफ असेट का मतलब सर कि लॉन्ग टर्म असेट है या शॉर्ट टर्म असेट। इसके लिए आप क्या देखोगे, इसके लिए आप क्या देखोगे सर, आपको देखना है होल्डिंग पीरियड। ठीक है, आप होल्डिंग पीरियड देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन करने का तरीका बनता कैसे। आपको पता चला कैपिटल असेट है, तो आप कहते हैं भैया इस चैप्टर में आएगा तो सही। फिर आपको पता है कि चला कि सर ये ट्रांसफर का मोड है, तो आपने कहा ठीक है, तो ये दो चीजों से तो ये फाइनल हो गया कि ये सीजी में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये फाइनल हो गया कि कैपिटल गेन में आएगा या नहीं आएगा। ओके, इन दो चीजों से तो ये फाइनल हो गया कि ये कैपिटल गेन में आएगा या नहीं आएगा। एक सेकंड, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इन दोनों से तो ये पता चलेगा कि ये कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा या नहीं आएगा, और नेचर ऑफ असेट से ये पता चल जाएगा कि हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो कैसा रहेगा। राइट, ठीक है, उसके बाद आपको बाकी बातें करनी है। शॉर्ट टर्म हुआ तो इंडेक्सेशन करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट टर्म नहीं हुआ तो फिर आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्सेशन की बात आएगी, वरना कोई बात नहीं आएगी। तो ये जो स्टेप हैं क्वेश्चन करने के, इनको आप बड़ा ध्यान से समझें और इनको अप्लाई करना सीखें। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। सर एक डाउट कर थैंक यू। हाँ जी।